कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कैसे इच्छा हो पूरी मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। नमस्कार साथियों, मैंने जो पंक्तियाँ दोहराई वो बशर्ते जयशंकर प्रसाद जी की है, पर लागू आप पर हम पर भी होती है कि जब ज्ञान और क्रिया एक दूसरे से मेल न करें तो ये जीवन की विडंबना चलती रहती है। तो जैसा कि आपका CUET का इम्तहान नज़दीक आ रखा है, मैं सोनल प्रधान बात करूँगी आपसे आज हमारे एक विषय छायावाद पर। ठीक है, तो ड्रीम यूनिवर्सिटी चैनल की ओर से आज ये एक लेक्चर पेश है और इसकी पेशगी में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि छायावाद जब हम देखते हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंतर्गत कि छायावाद क्या है, छायावाद से कौन जुड़े थे, आज हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही पूरी तरह बात करना चाहेंगे। पर इसके मूल में आप समझना यदि चाहें कि छायावाद ही नाम क्यों रखा गया। सबसे पहले तो छायावाद नाम क्यों रखा गया। अंग्रेजी में एक वाद चला था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। प्रकृति के साथ कुछ आलंबन इस्तेमाल करते हुए अपने प्रिय को, प्रियतम के बारे में कुछ लिखना, अपने मन की सत्ता को विस्थापित करना, स्थापित करना कागज़ पर, वो है छायावाद, रोमांटिसिज्म। मगर आप सोचेंगे कि रोमांटिक को तो रूमानी बोलते हैं हिंदी में, छाया तो नहीं बोलते, ये तो हो गया शैडोइज्म। असल में मुकुटधर पांडे ने 1920 में सबसे पहले छायावाद कहा था। उस समय की जो कविता का चलन था आधुनिक काल में 1918 से जो कविता शुरू हुई थी, जो जन्मी थी, जो तरीका लेकर आए थे हमारे, चाहे कह लें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, तो इसे उन्होंने मजाक के एक व्यंग के तौर पे कहा था कि छायावादी जो कविता है, ये जो कविता है वो असल कविता नहीं है, ये कविता की छाया मात्र है, इसीलिए उन्होंने छायावाद कह दिया। लेकिन ये रूढ़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित होता गया और नाम उसका पड़ गया छायावाद। छायावाद अभी भी नाम क्यों पड़ा ये आपको समझ आ गया होगा। अब इस पहलू पर विमर्श करते हैं कि छायावाद होता क्या है। ठीक है, तो छायावाद का अर्थ होता है कि जब अपनी वेदना को हम चिन्हित करते हैं, उसको एक आवाज़ देते हैं प्रकृति के माध्यम से, बिंबों में बांधकर, तो उसे कहा जाता है। मैं म्यूजिक बजाऊंगी। जब उसे वेदना के धरातल पर चिन्हित किया जाता है तब वो कहलाता है छायावाद। और ये मैं किन की पंक्तियाँ दोहरा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जी का मानना था कि जब वेदना के आधार पर जो अपनी अनुभूति होती है वो व्यक्त होने लगती है तो उसे हिंदी में छायावाद नाम से जाना गया। और वे साथ ही कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि छायावाद में क्या होता है। उसमें लाक्षणिकता होती है। लाक्षणिकता मतलब आपने सुना होगा कि अभिधा, लक्षणा, और नहीं भी सुना होगा तो आगे की क्लासेस में हम परिचर्चा करेंगे उन विषयों पर भी। लक्षणा मतलब आप इतना समझ लीजिए कि किन्हीं बिंबों में बांधकर व्यंग्य में ज़रा सा बात करना, तो लाक्षणिकता होती है छायावाद में। छायावाद का जो मूल भाव है वो होता है प्रेम। ठीक है, प्रकृति के बिंबों के माध्यम से। आपने काफ़ी कविताएं सुनी होगी, या तो महादेवी वर्मा की ले लीजिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, या फिर मैंने तुमको पीड़ा, मैं ढूंढा मुझको ढूंढेगी पीड़ा। ठीक है, या फिर कभी निराला को आपने दोहराते हुए सुन लिया होगा कुछ गीत कि वे सरोज के बारे में, अपनी पुत्री सरोज के मर जाने पर कहते हैं। सरोज स्मृति नामक अपनी काव्य रचना में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बात करी हुई है। तो इन सबको हम साथ में एक रूप पर देखें, एक ढंग से, एक समान ढर्रे पर हम इन्हें चलता सा देखें तो ये छायावाद युग कहलाता है। अब इसमें कुछ सामान्य प्रश्न उठते हैं कि छायावाद युग कब से कब तक था। जब भी, मेरी राय ये है कि आप जब भी हिंदी विषय के किन्हीं पक्षों पर, विषयों पर बात करें तो कुछ का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो ये कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाहर उसके इतर बहुत ज़्यादा ना भाग जाएं। हाँ, तथ्यों को याद तो करें लेकिन उसके पीछे के कारण ज़रूर समझें ताकि आपको पीजी में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। और यदि यूपीएससी में आप ऑप्शनल रखेंगे हिंदी साहित्य को तो वो कहीं ना कहीं एक कील पर हथौड़ा मारने जैसा हो। यदि आप अभी से अपनी संकल्पनाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, उनमें सुस्पष्टता ले आएँ। ठीक है, तो आप छायावाद को ही ले लीजिए, तो उसमें हम बात करेंगे कि क्या, कब, कौन, कैसे, क्यों, कथन क्या थे, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, उनकी पंक्तियाँ क्या थी। इनके बाहर
की परिधि में कुछ और नहीं पूछा जाता है। यदि आप हर टॉपिक को इतने ढर्रों पर नोट्स बना लें, यही ढांचा रखें, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्प नोट्स बनेंगे, बहुत छोटे बनेंगे और बहुत ज़्यादा समझने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए मैं आपको अपने नोट्स तो मैं भेज ही दूंगी। और आगे चलते हैं। छायावाद। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो 1918 से 1936 तक की युगवाणी रही। क्या उससे पहले कभी ऐसे रोमांटिक या फिर प्रकृति के बिंबों में बात नहीं की गई होगी? क्या उससे पहले वेदना की अभिव्यक्ति न की गई होगी? क्या उसके बाद ये न किया गया होगा? रामचंद्र शुक्ल की एक बात याद आती है। हिंदी साहित्य का इतिहास किताब में वो कहते हैं कि कोई भी जो काल होता है उसमें ये माना जाता है, उसका नाम इस आधार पर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं किस माध्यम से, किस विषय पर की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा वीर गाथा काल, ऐसा नहीं है कि उसके बाद कभी वीरता की कविताएं न रची गई हों, लेकिन उस समय पर सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि पाने वाली कविताएं थी, सबसे ज़्यादा जो लोक प्रचलित कविताएं थी, वो थी सारी वीरता से संबंधित, तलवारों की झंझनाहट के नाद सौंदर्य से भरी हुई कविताएं तब आलोक में आती हैं। उसके बाद भक्ति काल जब चल रहा था, तो भक्ति काल में भी राम और कृष्ण और सूफी और संत के अलावा भी प्रेम की रचनाएं रची जा रही थी। तब भी युद्धों के वर्णन किए जाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे कि अकबर का समय था, भक्ति काल जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो उस समय पड़ा था, तो अकबर के युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेकिन दूसरी ओर अकबर के सानिध्य में रह रहे जो संत होते हैं उनका भी एक डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, उनका भी एक वर्णन मिल जाता है, और वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है भक्ति का, ठीक है। जैसे कि कुंभन दास कहते हैं कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि राम, ठीक है। तो वो ज़्यादा उस समय पर जो केंद्र में रहता है उसके हिसाब से नाम रखा जाता है। तो छायावाद 1918 से 1936 तक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय वे कवि ज़्यादा मात्रा में उपजे, उनकी कविताओं ने ज़्यादा वाणी पाई, जिसमें प्राकृतिकता का बोध था, जिसमें माधुर्य था, जिसमें रहस्यमयता भी थी। माधुर्य मतलब एक प्रकार का जैसे कि मीरा अपने अज्ञात प्रेमी के बारे में लिखती हैं, ठीक है, मतलब कृष्ण के बारे में लिखती हैं। वैसे ही जैसे कि आधुनिक काव्य की मीरा कहा जाता है, आधुनिक काव्य की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, तो इनमें भी माधुर्य था। क्यों? क्योंकि ये अज्ञात प्रेमी के बारे में लिखती हैं बिंबों के माध्यम से, तो ये है माधुर्य। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे तो यह ज़रूर पाएंगे जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। ध्यान रखा जाए कि जो भी बातचीत हम आज कर रहे हैं वो आधारित हैं सरस्वती पांडे की किताब से, पुनीत राय की किताब से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब से, और जो कुछ कथन मैं बता दूंगी वो होंगे हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के संवेदना के विकास वाले से, रामस्वरूप चतुर्वेदी से, ठीक है। तो आपको ये सभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लासेस में तो इन पर इनका जो मेन जो मुख्य सार है वो तो हम बताते रहेंगे। इसके अलावा जो भी बाकी होगा अंडरलाइन की फ़ोटो आपको भेज दी जाएगी। उदाहरण के लिए ये उस समय की मेरी किताब थी, और जो कुछ इम्पॉर्टेंट है वो मैंने लाल कलम से टिक किया हुआ है, जो कुछ मुझे अंत तक याद नहीं हो पाया था वो मैंने हाइलाइटर से लगाया हुआ है, और जो कुछ महत्वपूर्ण नहीं था वो तो पता चल जाता है कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, जब आप बार बार पढ़ेंगे या कोई बता देगा तो वो मैंने ऐसे नीले कलम से टिक किया था। तो आप यदि तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो इनका कुछ खासा ध्यान रखें कि खुद से कलर कोड बना लें, पेन कोड बना लें, ताकि आप जब रिवीजन करें, आप जब स्वाध्यायन करें, उन्हें बार बार पलटें, तो आपको वही स्वाद मिले जो आप चखना चाहते हैं, जो आपके पाचन क्रिया के लिए सही होगा। ये नहीं कि आप सारा गटक जाएं और फिर हाजमा खराब हो जा रहा है परीक्षा के ठीक पहले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1918 से 1936 तक छायावाद ही मुख्य केंद्र में रहा। इससे पहले एक नवजागरण का काल था, फिर उसके बाद पुनर्जागरण का जो भी काल चला रहा था, ठीक है, हिंदी साहित्य का। ये हम दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे। आज क्योंकि डेमो क्लास है तो हमने छायावाद का टॉपिक ही उठाया है, क्रमवार तो हम चलने ही वाले हैं, ठीक है। और 19 क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर बात कर लेनी चाहिए। 1936 के बाद अलग आ जाता है कि एक अलग सा ओज, अलग सा जोश भरता है। प्रगतिवादी कविताएं एकदम लोगों के मुंह पर, लोगों के गले
का हार हो जाने लगती हैं। ठीक है, तो 1918 से 1936 तक जो छायावादी कविताएं चली उसकी काफ़ी विशेषताएं भी है, क्योंकि इसने वेदना और करुणा को भी समूचे तौर पर ग्रहण किया गया। ठीक है, इससे पहले भी ऐसा था, लेकिन तब जैसे कि 1947 के आसपास की कविताएं देखेंगे, इसके बाद में जो कविता आएंगी तो वो प्रगति से संबंधित होगी, अंग्रेजी राज्य की नीतियों के खिलाफ ज़्यादा होंगी। इस समय खुद के बारे में जागरूकता आ रही थी। ठीक है, इससे पहले नवजागरण काल जो था उसमें ऐसा था कि समूचे राष्ट्र के प्रति एक थोड़ा सा बदलाव आ रहा था, स्त्रियों के बारे में सोचा जा रहा था। ठीक है, इस समय क्या होता है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचा, ज़्यादा लिखा, ज़्यादा गुना, ज़्यादा पढ़ा जा रहा था। ठीक है, इसमें जैसे कि अभिलाषाओं की विफलता, जैसे कि जयशंकर प्रसाद ने काफ़ी सारी काव्य रचनाएं रची है। उनका जो आंसू एक किताब आपको सहज ही अपनी लाइब्रेरी में कहीं मिल जाएगी। उसमें ऐसे है कि अभिलाषाओं की विफलता जो होती है, ठीक है, प्रेयसी की निष्ठुरता पर उन्होंने बात की है। ऐसा कहा जाता है कि उनका शायद मन टूटा हो, कभी हृदय छिन्न भिन्न हो गया हो, तब उन्होंने उस एकांत में वो भाव विभोर होकर आंसू की कविता उन्होंने निकाली थी। इससे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ पंक्तियां याद होती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। निकल पड़े होंगे आंसू ही, और बनी होगी कविता अनजान। ये पंक्तियां क्यों दोहरा रही हूँ मैं, बिल्कुल ही बिखरे तरीके से, क्योंकि बात बात में हम कुछ पंक्तियां दोहराते रहेंगे और यही पंक्तियां मैं उठाकर बताया करूंगी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो पंक्तियां मैंने दोहराई वो भी कई बार आ चुका है। ठीक है, अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप इनमें आप पाएंगे कि ये काफ़ी सारगर्भित भी हैं। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पर कुछ चित्र दिख रहे होंगे। एक कहानी सुने 2 पंक्तियों की, कि उर्वशी तो आपने सुना होगा, एक अप्सरा थी। ठीक है, उर्वशी क्या करना चाहती थी कि वो वन मिलन करना चाहती थी, वन में मिलकर एक प्रेम राज्य बसाना चाहती थी। जैसे कि श्री राम लक्ष्मण ने अयोध्या का उद्धार किया था, वनवासी हुए थे, तो वो क्या करना चाहती थी, वन में जाकर वन मिलन करना चाहती थी, प्रेम राज्य बसाना चाहती थी और अयोध्या का उद्धार जैसा हुआ था वैसा सा कुछ करना चाहती थी। शोकोच्छ्वास कर लेना चाहती थी, अपने शोकों से मुक्ति पा लेना चाहती थी। तभी उसने एक वभ्रू वाहन देखा। वभ्रू मतलब भूरे रंग का वाहन देखा, जो आप देख पा रहे हैं। और उसमें वो क्या देखती है कि उस भूरे रंग के वाहन में काफ़ी कुसुम लगे हुए हैं। ठीक है, उस कानन में, और वहाँ पर प्रेम पथिक भी साथ में पीछे पीछे आ रहे हैं। तो उसको वो देखती है कि है कौन, वो देखती है कि महाराणा चले आ रहे हैं उस बब्रू वाहन में, और उसको महाराणा का महत्व पता चलता है। महाराणा के महत्व के आधार पर ये जो छवि बनती है उसके मन पर, ये जो चित्र बनता है, उसके आँखों से मतलब एक झरना निकलने लगता है, मतलब एक आंसू का झरना निकलने लगता है। जो आँखों की जो एक उसके मन में नई लहर दौड़ती है। ठीक है, जो नई लहर थी उससे उसे प्रेरणा मिलती है कि वो भी कामायनी मतलब होता है श्रद्धा। ठीक है, वो भी एक कामायनी जो पुराणों में कही जाती है कि सबसे पहला जो मानव था मनु था, उसके साथ जो लड़की थी वो श्रद्धा थी। तो उसको एक विचार आता है कि मनु और श्रद्धा की तरह ही इस दुनिया को, उस संसार को फिर से उसे सुखमय तरीके से रचना है। ठीक है, तो ये कहानी सुनाने का सार क्या था, और ये बहुत ज़्यादा मिला जुला सा भी नहीं लग रहा था, थोड़ा तो लग रहा था। मैंने अनजाने में हमने कालक्रम के अनुसार जयशंकर प्रसाद की सभी काव्य कृतियों की चर्चा की। देखिए, सबसे पहले निकल कर आती है 1909 में उर्वशी नाम की उनकी काव्य कृति। उसके बाद निकल के आता है वन मिलन, उसके बाद प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, फिर उसके बाद आता है शोकोच्छ्वास, फिर आता है वभ्रू वाहन के बाद आता है प्रेम पथिक, आता है कानन कुसुम, फिर आता है महाराणा का महत्व, फिर आता है झरना, फिर आंसू, उसके बाद लहर, उसके बाद कामायनी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने याद किया था, एक जुगाड़ू तरीका छोटा सा। मगर इतने सारे, मतलब हिंदी में इतने सारे लेखक हैं, लगभग 100 तक तो आपको एक समदृष्टि बनानी होंगी। जो मुख्य लेखक हुए 50 आसपास कवि, लेखक, नाटककार, निबंधकार, यात्रा वृत्तांत लिखने वाले, साक्षात्कार लिखने वाले, ये सब, तो कुल मिला के 50-75 जो लेखक होंगे, जो कवि होंगे, जिनको आपको मन में केंद्र में रखना होगा, और उनकी मुख्य रचनाएं। और इनमें भी जो सबसे शीर्ष के 25 कवि होंगे, उनकी जो जितनी कविताएं हैं, जिनकी रचनाएं आपको
कालक्रम से तो पता होने चाहिए। तो हमने बस आज जाना है जयशंकर प्रसाद का। आगे के वीडियोस में हम सभी को क्रमशः ऐसे बीच में 4-5 मिनट में ये समेट जाएंगे रोज के लेक्चर्स में, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ऐसे रटना तो कोई विधा नहीं होती, कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे बार बार या तो स्वाध्याय के तरीके से याद करें, क्योंकि इतने सारे टेक्स्ट को पढ़ने का समय तो मिलेगा नहीं। लगभग 500 से 700 रचनाओं को आपको याद रखना पड़ेगा, उनके नाम, लेखक और ये सब। और उनमें से भी लगभग 100 ऐसे रहेंगे, मतलब लगभग 20 जोड़ियाँ रहेंगी जो 5-5 के आपको साथ में कालक्रम के हिसाब से याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल एक क्या बोलना चाहिए, नमूना एक पेश था आपके सामने। देखिए, जब हम छायावाद पढ़ते हैं तो सबसे पहली रचना जो थी वो झरना नाम से थी। और हाँ, मुकुटधर पांडे ने 1920 में तो बताया था कि छायावाद का नाम पहली बार प्रयोग किया था। उन्होंने हिंदी में छायावाद नाम से एक 4 किश्तों में एक लेख प्रकाशित कराया था। और ये अक्सर पूछा जाता है कि ये एक पत्रिका जिन्होंने उसमें लिखा था वो कहाँ से प्रकाशित होती है। वो जबलपुर से प्रकाशित होती है और मुकुटधर पांडे ने ही सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके अलावा हम बात करते हैं भाषा पर, कि छायावाद की भाषा कैसी थी। इससे पहले ऐसा होता था कि संस्कृत के तत्सम अनिष्ट शब्दों का प्रयोग होता था। इस समय भी तत्सम निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा एक आम बोलचाल में भी चीज़ों को सहज ढंग से उकेर दिया गया। जैसे कि कुछ और रचनाएं ले लें, जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा था ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ठीक है, ये बात। और उसके बाद जैसे कि सरोज स्मृति में निराला ने कहा था कि मैं अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। मतलब जो अशब्द अधरों का सुना भाष, मतलब जो लोग कहना चाहते हैं पर लोग कह नहीं रहे हैं। उससे पहले क्या होता था, काव्य रचना की भाषा मोटे तौर पे देखें तो 1850 के बाद 1900 तक ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। खड़ी बोली हिंदी में उतनी लिखी नहीं जाती थी। तो छायावाद एक ऐसा काल था, और इससे जस्ट पहले का भी, जिसमें एक खड़ी बोली में कविताएं होने लगी थी। गद्य तो पहले ही होने लगा था, लेकिन कविताएं भी खड़ी बोली पर लिखी जाने लगी थी। तो इनकी भाषा में ये ध्यान रखा जाता था कि बिंबों का प्रयोग ज़्यादा होता था, सचित्र वर्णन होता था, साथ में लाक्षणिकता होती थी। मतलब वही एक अप्रत्यक्ष तरीके से, परोक्ष तरीके से या फिर इनडायरेक्ट वे में चीज़ें कही जाती थी। ठीक है, कभी जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि बीती विभावरी जागरी, उषा को नागरी कहते हैं, तारे के पनघट में डुबो रही। ठीक है, तो इससे काफ़ी पता चलता है कि शब्द काफ़ी ज़्यादा दायरा सीमित रखा गया था, बहुत सूक्ष्म बिंब लिए गए थे, और बहुत ज़्यादा उसमें एक भावनाओं को उकेरने की शैली ज़्यादा मानी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि छायावाद के समय में किस प्रकार के अलग अलग कवि थे। जैसे कि मुख्य स्तंभ, तो हम बात करेंगे आने वाले इन स्लाइड्स में कि मुख्य स्तंभ कौन थे, कौन से 4 कवि मुख्यतया हुए, लेकिन उसके अलावा किस तरह तरह के कवि हुए थे। ठीक है, तो छायावाद के समय में कुछ छायावादी प्रमुख कवि हुए थे। उसके अलावा कुछ ऐसे कवि थे जो राष्ट्रवादी कविताएं भी लिखा करते थे, और उनके नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कि चाहे वो मैथिली शरण गुप्त का आपने नाम सुना होगा, उनके जो भ्राता थे, उनके अनुज थे, वो थे सीताराम शरण गुप्त। यदि आप क्विजेस ज्वाइन कर रखा है आपने, आप वहाँ पर प्रश्न निरंतर सॉल्व करते हैं टेलीग्राम में, तो आज ही एक प्रश्न दिया गया था सीताराम शरण के बारे में। ठीक है, तो वो उसमें आ जाते हैं। उसके अलावा राष्ट्र के अलावा एक हास्य विधा पर भी काफ़ी कविताएं लिखी गई थी। ठीक है, जिसमें चतुर्भुज जी आ जाते हैं, जिसमें हरिशंकर जी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई कवि वहाँ पर आ जाते हैं। उसके अलावा एक अलग हालावादी कुछ कवि भी उधर लिखते हैं, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी, जब वो कहते हैं कि भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भर कर कविता का प्याला, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। तो ऐसी पंक्तियां तो सुनाते रहेंगे, ताकि क्योंकि ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है,
तो ये जो एक हालावादी कविता है, मतलब एक शराब के नशे में धुत होकर, उन्मत्त होकर एक शराबी जैसा महसूस करता है, वैसे ही कवि ने उस खाके में खुद को रख कर जीवन को देखने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इनकी कई रचनाएं हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि वे भी इसी काल में लिख रहे थे कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा हम बढ़ते हैं स्तंभों की ओर और मूल स्वर। मूल स्वर हमने बात की कि प्रेम मूल स्वर था उस समय का। ठीक है, स्तंभों पर अब हम अपनी दृष्टि फैलाएंगे, कथनों पर हम लौटेंगे। पहले स्तंभ पर बात कर ली जाए कि किसी भी काल में कुछ ऐसे क्या बोलना चाहिए कि एक कुछ मुख्य कवि होते हैं जिनके इर्द गिर्द वो पूरा ढर्रा घूमता है, कि वे जैसी कविताएं लिखते हैं वैसे ही बाकी लोग अनुकरण करने की कोशिश करते रहते हैं। यही कालजयी कवि होते हैं, इन्हीं से काल बनता है। ठीक है, तो बृहत्त्रयी मतलब मेजर, जो सबसे बड़े कवि हुए। 3 कवियों को इसमें माना जाता है, पहचान पा रहे होंगे आप। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनको कि छायावाद का चितेरा, प्रकृति का कोमलता का राजकुमार, कई नाम दिए गए हैं। तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो इन्हें बृहत्त्रयी कहा जाता है, और अब तो इनके जन्म मृत्यु पर सवाल नहीं आते हैं, सो इसलिए वो उतने महत्वपूर्ण है नहीं। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इन्हें कहा जाता है ब्रह्मा। ठीक है, अब ब्रज से याद कर सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मा इन्हें कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को ब्र और ज। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सुमित्रानंदन पंत, इन्हें कहा जाता है विष्णु। ठीक है, विशु। और उसके बाद ये आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हें महेश कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें बृहत्त्रयी माना गया है। इन तीन की जो पंक्तियां हैं ये अनिवार्य तौर से पूछी जाती हैं। इनकी रचनाओं का कालक्रम, रचनाओं के नाम से ही बात यहाँ बनती नहीं है, रचनाओं के कालक्रम पर बात की जाती है। जैसे कि अब तो मैं आपको शायद पूछूं कि अयोध्या का उद्धार, ठीक है, किसने लिखा था, तो आप शायद आपने ठीक ढंग से सुना होगा, तो आप बिल्कुल इसका जवाब मन में मुस्कुरा रहे होंगे सोचकर। और आपको मैं पूछ लूँ कि प्रेम राज्य किसकी रचना है, या झरना या आंसू किसकी रचना है, तो आपको कुछ कुछ एक हिंट मिल रहा होगा। ठीक है, तो उस तरीके से तो मैंने तैयारी की थी। और मैं अपने साथ में जो JNU के लोग बाग पढ़ रहे हैं उन्हें भी पूछूंगी कि हिंदी में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रट कर आनी होती है, क्योंकि हर कोई इतने टेक्स्ट से, इतने ज़्यादा गद्य से, इतने पाठों से गुजर कर नहीं आता कि हर कोई जाकर कमायनी की किताब पढ़े। कमायनी तो ठीक है, फिर भी बहुत चलन में जाती है। हर कोई आंसू को पंक्ति दर पंक्ति, शब्दशः पढ़े, मुमकिन नहीं होता है। तो मैं उनकी भी राय लेकर समेटने की कोशिश करूँगी। हम नए नए तरीकों से इन्हें पूरा पार कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की भी हम बात करेंगे। अभी एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, एक परिचयात्मक इनकी कक्षा है ये। बाकी आगे की क्लासेस में हम बहुत गहनतम रूप से उतरेंगे, क्योंकि आप कहीं भी किन्हीं भी तथ्यों को भुला नहीं सकते, उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, खासकर ऐसे रुचिपूर्ण और महत्वपूर्ण टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुमित्रानंदन पंत, और इनको मृदु भावों का भी कवि कहा जाता है। जैसे कि इनकी एक पंक्ति इस बार भी पूछी गई थी, मुझे याद है कि कैसे उलझा दूं लोचन अपने मृदु बालों को, ऐसा कुछ था। हाँ, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ये पूछा गया था हमारे समय में। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसा नाम वैसा व्यक्तित्व। इनकी कविताओं में एक अलग सा एक आवेग भी दिखता है, एक आवेश भी दिखता है, और साथ में एक आक्रोश भी दिखता है। ठीक है, इनकी कई कविताओं को, जैसे सरोज स्मृति को सबसे पहला, ये एक तथ्य आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इसको हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है, करुण गीत माना जाता है। हालांकि आंसू भी एक तरह का शोक गीत माना जाता है, लेकिन एक सबसे जो प्रभावी तरह का शोक गीत है वो निराला की सरोज स्मृति को माना जाता है। जब सरोज उनकी बेटी का नाम था, जब उनका देहावसान हो गया था, देहांत हो गया था, वे उसे बचा ना सके थे, तब उन्होंने पूरी किताब उन्हें ही डेडिकेट करके, उन्हें ही एक तरह से उनके नाम पर व्यक्त करके लिखी है।
इन कवियों की हम जो वेदना का मूल भाव देखते हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई एक बड़ा ऊहापोह हो रहा है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी ने भी महामारी के चलते अपने भाइयों को, अपनी भाभी तक को, सबको खो दिया, परिवारजनों को। वे अकेले बचे थे, जीवन के इस रणभूमि में अकेले निहत्थे बचे थे। तो उन्होंने छायावाद की धरा को चुना और कलम उठाई और एक नया रण शुरू किया। ठीक है, मन की उद्विग्नता से ही। सुमित्रानंदन पंत जी की भी एक जो जीवन दृष्टि रही वो काफ़ी बदलती रही, क्योंकि पहले ये शैव दर्शन को कभी मानते थे, बाद में अंत में जाके कभी गांधीवाद को मानते थे, अंत में जाके वे अरविंद दर्शन को मानते हैं। ठीक है, इनके दर्शन को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, इन्हें ये प्रतिभिज्ञ दर्शन को मानते थे। अब पहली बार सुन रहे होंगे, मैं जानती हूँ, मगर इतना बस समझ लीजिए कि उनकी जो कामायनी लिखी गई है, ठीक है, कामायनी लिखी गई है, प्रतिभिज्ञ दर्शन में ऐसा होता है कि जो साक्षात है उसको एक जो अलौकिक है उससे जोड़कर लिखा जाता है। ठीक है, निराला की बात करें तो उनके जीवन की तो हमने शेष कथा कही। ठीक है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। ठीक है, लघुत्रयी, वे हो गए बृहत्त्रयी, जिन पर पूरा का पूरा लगभग छायावाद केंद्रित है। 3 बृहत्त्रयी, 3 अलग भी और हमारे रचनाकार आते हैं जिनके बिना छायावाद की कहानी आगे बढ़ानी मुश्किल है। पहला, आप बिल्कुल पहचान रहे होंगे बखूबी, महादेवी वर्मा। ठीक है, इनका जीवन अनेक कष्टों से बीता और इनको आधुनिक समय के विशाल, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी माना जाता है। मतलब माँ सरस्वती का ओहदा इन्हें सौंपा जाता है। ठीक है, क्यों? और इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कौन है बताइए, और साथ ही आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो निसंदेह यह है अपनी महादेवी वर्मा। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरे क्रम में आते हैं, इन्हें आप शायद पहचान रहे होंगे, पर आज के बाद पहचान जाएंगे। ये हैं राम कुमार वर्मा। इनकी भी कुछ कृतियों पर आएंगे आगे के लेक्चर्स में। आज केवल सबसे ऊपर की जो मलाई की परत है हम उसे भांप रहे हैं, ताकि पानी की दूध कितना गर्म है और हमें फूक फूक कर पी रहे हैं शुरू की क्लासेस में। तीसरे हैं ये भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, आपने एक कॉमन चीज़ नोटिस की होगी, आपने एक सामान्य बात यहाँ पर गौर की होगी कि इन तीनों का नाम रहा महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और साथ ही भगवती चरण वर्मा। ठीक है, लघुत्रयी, अगर आपको नाम याद ना आए तो आप वर्मा देखकर टिक लगा सकते हैं। इन पर भी प्रश्न बनते हैं, और खासकर सबसे ज़्यादा जो सामान्य प्रश्न है छायावाद काल के समय से जुड़ा, वो इस पर आता है कि इनमें से कौन छायावाद के बृहत्त्रयी में शामिल नहीं था या लघुत्रयी में शामिल नहीं था। और अक्सर माखनलाल चतुर्वेदी का नाम वे दे देते हैं ऑप्शन में, क्योंकि वो छायावाद युग में तो थे लेकिन राष्ट्र कवि थे। ठीक है, उन्हें उस समय का मतलब राष्ट्र कवि तक कहा गया था। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि हम पहले स्तंभों पर बात करेंगे कि छायावाद के प्रमुख कवि लेखक कौन हुए हैं, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कथन पर। कथन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने कथनकारों के नाम नहीं लिखे हैं कि किसने कहा है, ताकि आपका ध्यान सुनने में ज़्यादा रहे, समझने में ज़्यादा रहे, और उसके बाद आप समझ पाएँ कि अच्छा इस विद्वेता ने यह कथन कहा है। ठीक है, जब भी कथन आप पढ़ें तो कथन पढ़ने से पहले मैं आपको एक सामान्य तो नहीं, एक विशेष टिप देना चाहूँगी कि जितने भी लेखक हुए हैं, आलोचक हुए हैं, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अगर पहली बार भी इनका नाम सुन रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नामवर सिंह जो कि JNU के प्रोफेसर रहे थे, मैनेजर पांडे वो भी यहीं से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद रामविलास शर्मा, या कह लें कि नगेंद्र। ठीक है, उसके बाद कह लें रामस्वरूप चतुर्वेदी,
विश्वनाथ त्रिपाठी, इन सब के कथन पूछे जाते हैं। और विशेषकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हमेशा से एनटीए के फेवरेट टॉपिक रहे हैं पूछे जाने के लिए। तो इनकी कथन को समझने से पहले आपको इनका दृष्टिकोण यदि आप समझ लें, फिर किसी भी कथन को देख के आप एक दिमागी तुक्का लगा सकते हैं, एक इंटेलिजेंट गेसिंग लगा सकते हैं कि ये कहा किसने होगा। जैसे कि जब और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव बात कही जा रही होगी तो वो माना जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक संभावना रहती है, ठीक है। एक भाषा की बनावट को भी आप देख के समझ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से टिप दूंगी कि आप तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हर कोई पढ़ रहा होगा आप में से, तो आप 2-3 बार पढ़ने के बाद ना आप उनकी भाषा से इतने रूबरू हो जाएंगे कि आप उनकी लाइंस को देख के आराम से समझ जाएंगे कि ये शुक्ल ने लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी की बहुत ज़्यादा पंक्तियाँ नहीं पूछी जाती, इसलिए मैं कहूँगी उन्हें समझ के लिए पढ़ें कथन। उसके अलावा बात करें कि नगेंद्र की, तो नगेंद्र को अभी पूरा पढ़ने की उलझने की ज़रूरत नहीं है। नगेंद्र मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु टिक करा दूंगी जो तथ्य वहाँ से उठाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्तियाँ अक्सर भाषा से संबंधित होती हैं, ठीक है। भाषा की बनावट पर वो अक्सर कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो भाषा से जितनी होती हैं रिलेटेड संबंधित, वो हो सकता है कि वो चतुर्वेदी जी ने लिखी हो, ठीक है। यदि आपको वहाँ पर डाउट हो रहा है एग्जाम पर तो उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, मतलब जहाँ पर प्रगतिशीलता की ज़्यादा बात की जा रही हो। मार्क्सवाद क्या है ये भी मैं बता दूंगी कभी, जहाँ पर 2 अलग अलग वर्गों के हिसाब से देखा जाता है, पूंजीपतियों को और जो शोषित जो दमित लोग हैं उनके दृष्टिकोण से देखा जाता है पूरे समाज को। तो रामविलास शर्मा लगभग उस दायरे से, उस सोच से लिखते हैं, तो वो भी आपको समझ आने लगेगा। नामवर सिंह की जो शब्दों की बनावट रहती है वो काफ़ी तीखी और सटीक, सपाट और नुकीली होती है, उसको देखकर आप समझने लगेंगे। उन्होंने जैसे कि किताबें लिखी है नई परंपरा की खोज, तो ये केवल किताब का शीर्षक नहीं है, उनकी पंक्तियों में, उनके कथनों में भी दिखता है कि कोई एक आलोचक है जो एक अंधेरे भरे कमरे में एक संभावना तराश रहा है, नए परंपरा की खोज पुराने परंपरा के कोहरे में, ठीक है। उसके अलावा और हमारे जितने भी आलोचक रहे, रोज़ की बातचीत में मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा एक इंट्यूटिव डेवलपमेंट ज़रूर होगा, ठीक है, कि आप एक समझ विकसित कर सके कि कौन से आलोचक ने कौन सी तरह की बात कही होगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल मतलब होता है कोई बड़ी चीज़, ठीक है, मैक्रो, जिसको आंग्ल भाषा अंग्रेजी में आप कहते हैं, हम कहते हैं। उसके बाद सूक्ष्म का विद्रोह है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे तौर पर, छोटे लेवल पर, जैसे कहते हैं माइक्रो, ठीक है। तो इसमें छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। ये एक अलग तरह की भाव पद्धति है जो पहले नहीं रही थी उतनी। इसमें ऐसा है कि एक पहले बड़ी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता था, लेकिन अब क्या है, प्रकृति के छोटे से पत्ते, छोटे से टुकड़े, छोटे से कांटे, छोटे से जर्रे, छोटे से रजकण के जगह पर अपने आप को रखकर उसका हवाला देकर बड़ी से बड़ी बात कही जा रही है। तो ये छोटे द्वंद्व कहाँ थे पहले, छोटी बातों से कहाँ मतलब जिक्र होता था। तो इसलिए ये कहा है नगेंद्र ने, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे रेखांकित कर लीजिए, इसे छपवा डालिए, जो भी करिए, लेकिन ये कथन आप भुलाना आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जीवन के प्रति विशेष प्रकार का एक भावनात्मक दृष्टिकोण है। क्या इससे पहले भावनात्मक रूप से कविताएं ना लिखी गई थी, लेकिन इस समय पर भावना को ज़्यादा ही एक बल दिया गया था, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि रसखान ने बिना भावनाओं के लिखा होगा, मोरपक सर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर या लकुटीपन, ठीक है, ओके। तो फिर वो भी सब कुछ भाव से लिखा गया था, लेकिन इसमें क्या है, सूक्ष्म चीज़ों को लेकर उनमें प्राण डालकर भावों को और भी ज़्यादा सीधे तौर पे कहा गया था। खासकर आधुनिक काल
में जो काव्य मिलते हैं, हम खड़ी बोली की बात कर रहे हैं, उस आधुनिकता में सबसे ज़्यादा भावनाओं का सबल प्रभाव दिखता है छायावाद में। ठीक है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये दूसरा कथन। आप देखेंगे कि पहले कथन से ये बिल्कुल उल्टा है। जी हाँ, और पहले कथन से बिल्कुल उल्टा है, इसलिए मैंने यहीं पर इसे रखा है पहले पेज पे ही, ताकि हम दो आलोचकों में भी एक फर्क जान सकें। ठीक है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, मतलब फिजूल की, ऊपरी ऊपर की उथली सी नैतिकता, एक शैलो नैतिकता, एक एथिकल रूढ़िवाद, ठीक है, और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे ये बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है, पर यहाँ पर किसका प्रतिनिधि किया जा रहा है? यहाँ पर बात की जा रही है मध्यम वर्गों के हक से। ठीक है, उनकी तरफ से बात रखी जा रही है कि मध्यम वर्गों के आने से, उनकी मौजूदगी से ही यह संभव हो सका कि इन रूढ़िवादी बंधनों के प्रति विद्रोह किया गया इस युग में। तो आपको मैंने बताया था कि मार्क्सवादी आलोचक कौन थे, लेखक कौन थे, तो वे थे रामविलास शर्मा। तो आपने यदि ये इंटेलिजेंट गेस किया हुआ है तो बिल्कुल मुबारक, आपका ये सही है उत्तर। हमने दो कथनों पर बात की, अब आता है तीसरा कथन। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है एक राष्ट्रीयकरण से। साथ ही मैं आपको मुझे लगता है कि मैं आगे की क्लासेस में आपको कुछ पृष्ठ क्रमांक के साथ साथ आपको याद कराती जाऊँ चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हाँ, जैसे कि नमूने के तौर पर मेरे पास यहाँ है। ठीक है, कक्षा के बाद ये क्या करेंगे रोज़ हम। ठीक है, वापस आते हैं कथन पर। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी विदेशी पराधीनता से। ये कहना चाह रहे हैं आलोचक महोदय कि ये राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति थी कहीं ना कहीं, जो पुरानी, जो कन्वेंशनल, जो बने बनाए रूढ़ी थे उनसे मुक्ति चाहता था, नई परंपरा की खोज में निकलना चाहता था, और दूसरा विदेशी पराधीनता से भी। क्योंकि 1850 के बाद की आप जब कविताएं देखेंगे, आप जब गद्य, आप रचनाएं देखेंगे, तो कुछ कुछ तो राष्ट्रभक्ति में लिखी गई हैं, लेकिन कुछ राजभक्ति में भी, मतलब अंग्रेजों की समर्थन में भी लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि कुल मिलाकर इसमें विदेशी पराधीनता से विद्रोह भी किया गया। ठीक है, तो नई परंपरा के बारे में जब भी बात की जाती है, वहाँ पर काफ़ी ये संभाव्यता होती है, ये संभावनाएं होती है कि वो नामवर सिंह जी ने लिखा होगा। तो बिल्कुल उन्होंने ही लिखा है, और ये ट्रेंड, ये पैटर्न आप छायावाद में ही ना पाएंगे। इनके जो सोचने का तरीका होता है वो लगभग आपको हर काल के बारे में इन आलोचकों ने जो कुछ भी लिखा है वो इससे मेल खाता नजर आता है। अगर आप उनका दर्शन समझ लें, आप उनका मुख्य एक सिद्धांत समझ लें जीवन का, तो आप इनके कथनों को भी समझ सकते हैं कि किसने लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, अगला आता है वह, यानी छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। ठीक है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों में समृद्ध करता है। इसमें लिखा गया है कि जो अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों में समृद्ध करता है। ऐसा तो है कि इसकी शब्दों में इतनी शक्ति है, ये एक मिलाकर शक्ति काव्य है। जैसे कि इस समय पर निराला जी ने लिखा था इन्होंने लिखा था राम की शक्ति पूजा। मतलब जब भगवान श्री राम गए होते हैं, उन्हें जब सीता के लिए एक युद्ध लड़ना रहता है रावण से, तो उससे पहले क्या करते हैं कि उनकी सेना को ज़्यादा विजयी बनाने के लिए वे शक्ति की, माँ शक्ति की वहाँ पे पूजा करते हैं। और उस समय क्या होता है कि उनको लगभग 100 कमल के फूल चढ़ाने होते हैं। ठीक है, तो वो 101 चढ़ाने होते हैं, तो 100 उन्होंने चढ़ाए हर उसमें यज्ञ के बाद, और
एक जो सबसे अंतिम वाला फूल था वो देखते हैं कि वहाँ पे है ही नहीं। जो माँ शक्ति होती है उन्होंने उस फूल को वहाँ से गायब कर लिया होता है, ये देखने के लिए कि इनकी भक्ति में कितना ज़्यादा वो सातत्य है, कितनी सत्यता है। ठीक है, तो उसके बाद वो देखते हैं, वो रुकते नहीं हैं, फिर भी उनको याद आता है कि उनकी माँ उन्हें राजीव लोचन कहती हैं। ठीक है, या फिर कमल नयन कहती हैं। कमल नयन कहती हैं, कमल नयन मतलब जिसकी आंखें कमल जैसी हो। तो वे एक तीर निकालते हैं और अपनी आंखों को वहाँ पर दान करने वाले रखते हैं, और माँ शक्ति प्रकट होती है और कहती है कि नहीं नहीं, मतलब अब तुम विजयी बनोगे। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई, असल में ये भी पाठ्यक्रम के परे नहीं था। अब जब उस राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे, निराला ने जो कविता लिखी है उसमें केवल यही कहानी बताई गई है, केवल तुक में। तो आपके समय की बचत मुबारक है। तो हाँ, तो उस संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि मूलतः शक्ति काव्य है एक ऊर्जा से ओतप्रोत कर देने वाला। इसमें चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप तो है, लेकिन अर्थ प्रक्रिया में, शब्दों के साथ ही अर्थ प्रक्रिया में मानव का जो व्यक्तित्व है उसको मन के गहरी परतों से समृद्ध करता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही ऊपर हमने बात की कि, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गहनता से विचार विमर्श किया जाता है और बहुत अंदर तक बात उतरती है। जैसे कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये कहते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आज हमने काफ़ी कथनों पर चर्चा की। आप चाहें तो हम इनका इस पीपीटी को हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आपका सुनने का, आपकी समझने का, आपकी समझ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज हमें सुना, और आशा करते हैं कि आगे के वीडियोस में यदि आप जुड़ें ना जुड़ें, जितने भी जुड़ें, हम उनसे बराबर रूबरू होंगे और नए नए विषयों पर, नए नए संदर्भों पर ऐसे बात करेंगे ताकि आपको तथ्य भी याद होते रहें और एक रुझान भी बना रहे हिंदी के प्रति। ठीक है, ताकि ये भविष्य में भी काम आए। केवल यदि हम तथ्यों पर बात करेंगे तो तर्क पीछे छूट जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।